नहीं 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 लगा। मेरा एक माइक ना पता है 3 साल चला था, शुरू सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी। स्टार्ट करते हैं आज का कुछ बायोलॉजी के एमसीक्यूज जो नीट के लिए 11th के लिए आपके लिए की पॉइंट साबित हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों ने कवर करना है। आज हम उसके ऊपर आ रहे हैं, तो फटाफट जल्दी लोग जुड़ जाइए। जितने भी स्टूडेंट जो आज मतलब थोड़ा हमें लेट हो गया था हमने ऐड करने में, लेकिन फटाफट शेयर करिए। जितने भी स्टूडेंट मुझे कंटिन्यू ज्वाइन करते हैं, मुझे पढ़ाना पसंद करते हैं, मुझसे पढ़ना पसंद करते हैं, तो वो लोग जल्दी जल्दी आइए और हम इसे क्वेश्चन को जल्दी से कवर करते हैं। कुछ 15 to 16 17 क्वेश्चन, बट ये की पॉइंट्स होंगे इस चैप्टर के जो आपके कॉन्सेप्ट को हिलाएंगे। तो ये याद रखिएगा, ध्यान से पढ़ना है, लगा के रखना है। फटाफट जल्दी से आ जाइए और आगे हम स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बहुत सारा स्वागत है आज की क्लास में आप लोगों का। चलिए, अभी जितने भी लोग हैं स्टार्ट होते रहना, बाद में आप लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मुझे आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन है, आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। आप लोग इसका आंसर देंगे इसमें से, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र से संबंधित एक विकार समान विकार नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा विकार है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है? इसमें से मुख्य पॉइंट आता है, पहला टिटेनस है, पीलिया, प्रवाहिका जिसे हम डायरिया नॉर्मल कह सकते हैं, दस्त हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये कंफर्म है कि ये सब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां हैं। इनमें से कोई एक बीमारी जो ऐसी नहीं है, उस बीमारी का नाम है टिटेनस। टिटेनस बोन्स एंड मसल से रिलेटेड बीमारी है जिसमें टिटेनस होता है, जिसे हिंदी में धनुष टंकार कहते हैं। यह बोन से रिलेटेड और मसल से रिलेटेड मतलब आपकी पेशियों से संबंधित बीमारी है। पेशियां बहुत ज्यादा संकुचित होने लग जाती हैं, ये टिटेनस से रिलेटेड है। बाकी पीलिया, प्रवाहिका, दस्त मैंने आपको पढ़ाया है, कब्ज वगैरह वगैरह, ये सारी बीमारियां रिलेटेड हैं पाचन तंत्र से। हम अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ रहे हैं, तब तक आप लोग अपना काम करते रहें। फटाफट हिट लाइक बटन, कमेंट के थ्रू आंसर आप दीजिए मुझे। यहां पर मैं आप लोगों को देख रहा हूं, और जो नए स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो पुराने स्टूडेंट है वो अपना प्यार छोड़ सकते हैं थोड़ा सा, और बाकी लोगों को शेयर करिए जल्दी से जल्दी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्वेश्चन का आनंद ले सके, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कर सके, ठीक है। तो अभी 41 स्टूडेंट्स हैं, मुझे कम से कम इस क्वेश्चन पे 100 स्टूडेंट चाहिए मुझे खत्म करते करते तक, तो इसलिए आप लोग अपना काम करते रहें। आगे बढ़ते हैं। एक ग्रंथि जो आहार नाल से संबंधित नहीं है, आहार नाल से रिलेटेड ग्रंथि नहीं है, मतलब इसमें आहार नाल से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी कौन सी ग्रंथि है? तो सबसे पहली ग्रंथि के बारे में आते हैं, क्या वो अग्नाशय है? सही बात है, अग्नाशय तो आहार नाल में कुछ ना कुछ रिलीज करती है, तो अग्नाशय वो ग्रंथि नहीं है, इसका संबंध है। दूसरा, एड्रिनल के बारे में कह सकते हैं क्या? तो एड्रिनल वो ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर में उपस्थित रहती है, और इसके बहुत सारे और भी फंक्शन है। ये आहार नाल से जुड़ी हुई बिल्कुल नहीं है, ये पाचन में बिल्कुल भी संबंध नहीं रखती है। तो परफेक्ट आंसर इज अ बी। क्या लगता है सेकंड का आंसर होगा बी इसका परफेक्ट आंसर है, यहां पर ध्यान पे रखिएगा। बाकी यकृत आप जानते हैं, लीवर बाइल जूस रिलीज करता है, पित्तरस रिलीज करता है, अग्नाशय अग्नाशयी रस को रिलीज करता है, लार ग्रंथियां लार रिलीज करती हैं, सलाइवरी जूस रिलीज करती हैं। तो ये सारे मटेरियल्स डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं, बट जो एड्रिनल है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ में पढ़ते हैं। आप लोग का आंसर फटाफट चाहिए मुझे। जितने भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, भले आप 45 स्टूडेंट ही हैं, लेकिन आपका पूरा अटेंशन मुझे यहीं पर चाहिए। आप लोग अपना पूरा ध्यान लगाइए और जल्दी से जल्दी आंसर बनाने की कोशिश करिए। यकीन मानिए ये वो सवाल हैं जो नीट में पूछे गए हैं, जो एम्स में जिपमर में पूछे गए सवालों का मैं एक बार बंच लेकर आया हूं। ये चैप्टर अगर आप बनाते हैं तो ये क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है। जब तक आप सवाल नहीं बनाएंगे तब तक आपको उस चैप्टर का कमांड नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि वो चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसे कैसे बनाना है, क्या सॉल्व करना है। तो इसलिए आपको मेहनत करनी जरूरी है। जब तक आप उसे घिसेंगे नहीं, क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, तब तक आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ में आते हैं। भाई इधर देखो, दो स्तंभ का मिलान कीजिए और दिए गए विकल्प को चुनें। इन दोनों को आपस में एक दूसरे से चुनना है कि कौन सी बात सही है, किससे पॉइंट्स होता है। तो अगर आप लोग को दिखाई दे रहा तो अच्छी बात है। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। भोजन के वृहद जैव अणु, भोजन के वृहद जैव अणु, ये पार्ट है यहां पर, इनका क्या संबंध है? मानव पाचन तंत्र, आमाशय, गर्ददंती और सेरोशा, इसका क्या मतलब है? देखो भाई, सबसे पहले हम सेरोशा पे आते हैं। तो सेरोशा आपको मालूम है आहार नल की सबसे बाहरी परत है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं।
आंतरिक अंगों की बाह्य भित्ति। तो सही बात है, ये जो सिरोसा है वो आंतरिक अंगों की बाह्य भित्ति है, तो ए का ऑप्शन हो गया थर्ड। गर्तदंती क्या होता है? गर्तदंती मतलब होता है जबड़े की हड्डियों में अंतः स्थापित। गर्तदंती उन्हें ही कहा जाता है जो गर्त में जबड़े में उपस्थित रहते हैं। किसमें उपस्थित रहते हैं? जबड़े में, एक जौ के अंदर अरेंज रहेगा, उसे हम गर्तदंती कहते हैं। अमाशय क्या है? अमाशय जे आकार की थैलीनुमा संरचना है जिसे हम अमाशय कहते हैं, जे आकार की संरचना है। मानव पाचन तंत्र क्या है? मानव पाचन तंत्र आहार नाल व संबंधित ग्रंथियां, इन दोनों को मिलाकर मानव पाचन तंत्र बनता है और भोजन के वृहद जैव अणु का सरल पदार्थों में बदलना ही पाचन कहलाता है। तो फर्स्ट का ऑप्शन हो गया फोर्थ। तो फर्स्ट का ऑप्शन हो गया फोर्थ, इसलिए बाकी आप लोग आंसर मैच कर लेंगे। मैंने सिर्फ एक ऑप्शन को देखकर इस तरह से मैंने बी ऑप्शन यहां पर टिक किया है, ये परफेक्ट आंसर होगा। ये जोड़ी मिलाव मैंने बना दी है, यहां से आप लोग इसका आंसर चुन लेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको यहां पर ये समझ में आएगा और उम्मीद है आप लोग इसे क्लियर समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा कॉन्सेप्ट को मिलाकर यहां पर क्वेश्चन बनाइए जल्दी से जल्दी। दो स्तंभों का मिलान करना है और सही विकल्प बनाना है। ग्रहणी, एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस और अधनाल। सोचिए क्या मेरा पढ़ाया हुआ कुछ आपको याद है? क्या आपको ये क्वेश्चन पढ़ते समय ही आंसर याद आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो आपने पढ़ा है कुछ मजबूती से, और अगर नहीं याद आ रहे हैं तो फिर से झांकने की जरूरत है अपने दिमाग में कि कहां गया वो बात जो मैंने पढ़ाई थी, वो कहां गुम हो गई, या जो आपने याद किया था वो गुम हो गई है। तो उसे फिर से पढ़ने की जरूरत है। फिर मेरा वीडियो जाकर देखो और आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि आपको कुछ चीज बनती है। अगले क्वेश्चन की तरफ में पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रहणी। ग्रहणी क्या चीज होती है? तो ग्रहणी क्या, एपिग्लॉटिस क्या, ग्लॉटिस क्या, अधनाल क्या है? हम शुरू करते हैं अधनाल से, या कहीं से भी शुरुआत कर देते हैं। मान लीजिए एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है? एक उपास्थिक फ्लैप है। एपिग्लॉटिस एक फ्लैप है, एक ढक्कन है जो ग्लॉटिस को ढक देता है, ठीक है, ताकि हवा जो है वो मतलब जो भोजन है वो हवा वाली नली में ना जा पाए भोजन। इसलिए ग्लॉटिस क्या है? छोटा थैला, अमाशय से निकली हुई यू आकार की संरचना, वायु नली का छिद्र। ग्लॉटिस है वायु नली का छिद्र, वो संरचना है जो वायु नली में ऊपर में खुलता है, ये ग्लॉटिस हो गया। ग्रहणी क्या होता है? ग्रहणी मतलब छोटा अंध थैला और अमाशय से निकली हुई यू आकार की संरचना। तो अधनाल मतलब यहां पर ग्रहणी, ग्रहणी मतलब इलियम और इस्टियम जो भी है। तो इसमें से आप ऑप्शन देख सकते हैं कि ग्रहणी में भी किसको कहेंगे। तो ये जो पार्ट होना चाहिए, एक ऑप्शन होगा थर्ड, और इसमें से क्या बोलना है? सही विकल्प चुने। दोनों स्तंभों का भी कहा, तो सही विकल्प जो भी, इस हिसाब से आंसर आपके बन जाएंगे। और ये हो जाएगा अधनाल वाला भाग, एक छोटा अध थैला, ये वाला ऑप्शन होगा, और इसका होगा थर्ड ऑप्शन। आप लोग मैच कर लेंगे और इस तरीके से आपको यहां पर चल रही है बच्चे 11th का। हम लोगों ने यहां पर 11th में हम लोगों ने जो चैप्टर कंप्लीट किया था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसका हम लोगों ने आज क्वेश्चन बनाया, ठीक है। तो ये क्लास है बच्चे, नीट के बच्चों के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, और इन क्वेश्चंस को बस ध्यान से बनाते रहिए कि ये कैसे हम आंसर बनाएंगे। तो आंसर बनाने का तरीका आपके कॉन्सेप्ट पे है, उस पे देखिए और उसके बाद आंसर आपको बनाने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट के लिए है यहां पर उस तरीके से। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या आ रहा है? अगला क्वेश्चन आ रहा है दोनों स्तंभों का फिर से मिलान। तो ये वही आंसर है, आप उसको देख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है यहां पर। अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एंजाइम और उससे संबंधित सबस्ट्रेट से मिलान करें व विकल्पों को सही जोड़ी से चुनें। ये लिखे हुए हैं कुछ एंजाइम, और इन एंजाइम का किसको पाचन करवाते हैं ये वहां पर लिखा हुआ है। तो कौन कौन से एंजाइम किसका किसका पाचन करवाते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी तरफ हमें देखना है। लाइपेज, लाइपेज किसका डाइजेशन करवाता है? बोलो बच्चों, आप लोग जल्दी से आंसर दो मुझे। लाइपेज किसका आंसर करवाता है, किसका डाइजेशन करवाता है? तो लाइपेज जो है हमेशा वसा का पाचन करता है। लाइपेज हमेशा वसा का पाचन करता है, ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए, मैं पढ़ाया मैंने आपको। उसके बाद न्यूक्लियस, वर्ड से ही दिख रहा है, न्यूक्लियेज मतलब न्यूक्लिक एसिड्स का डाइजेशन करेगा, तो ये न्यूक्लिक अम्ल का डाइजेशन कर दिया। फिर लिखा हुआ है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, शब्द से ही क्लियर है कि कार्बोक्सी मतलब कुछ ऐसा शर्करा जैसी चीजों का ये डाइजेस्ट करेगा। तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है वो आपका डाइपेप्टाइड्स का या इनका डाइजेशन करेगा। डाइपेप्टाइड्स
डाइपेप्टाइड्स का डाइजेशन करेगा। कार्बोक्सी पेप्टाइड जो है वो प्रोटीन, पेप्टोन्स या प्रोटियोन्स, इन सब का डाइजेशन कर सकता है। तो क्या आंसर मैच करेगा? ए का ऑप्शन हो गया सेकंड, तो ए का ऑप्शन, दो ऑप्शन में सेकंड दिया हुआ है, बी का ऑप्शन थर्ड, तो बी का ऑप्शन थर्ड किस में दिया हुआ है? ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, दोनों ऑप्शन अभी भी वैसे ही है। सी का कार्बोक्सी पेप्टाइड फोर्थ, तो इस हिसाब से परफेक्ट आंसर इज अ डी आंसर। मैं आप लोगों को मेन कंपोनेंट, मेन पॉइंट्स, आपको उसका जो नॉलेज है मैंने आपको दे दिया है, बस आप उसे यहां पर जो नीचे लिखे हुए ऑप्शंस हैं उनसे आप उन्हें मैच करें। देखो लगातार ये क्वेश्चन के बीच में 6 बजे क्लास होगी ना बच्चे, क्यों कभी कब नहीं आता, मैं डेली तो आ ही रहा हूं 6 बजे, तो ये पूछ पूछ के आप लोग क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो उस पर ध्यान दे दीजिए। 6 बजे तो मैं डेली ही आता हूं, मिलता हूं ना आप लोगों से, तो आप लोग उसका इंतजार करिए। पूछने का क्या मतलब होता है? बेमतलब की चीज पूछ रहे हैं आप लोग भी। ओके, तो इस तरीके से यहां पर ये आंसर बन जाएगा, यहां पर 6 का ऑप्शन डी ऑप्शन, आप उसे मैच करिए, यहां पर ध्यान से आपको समझ में आएगा। ओके भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। ध्यान दो भाई, यहां पर फटाफट आंसर आप लोगों को देना चाहिए। यहां पर जल्दी से बताओ, मनुष्य का दंत सूत्र क्या है? मुझे उधर देखने की जरूरत ही नहीं है कि क्या ऑप्शन बनाना है, आप लोग बताइए कि मनुष्य का, जो एक सामान्य मनुष्य है, उसका दंत सूत्र क्या हो सकता है? मनुष्य का दंत सूत्र, यहां पर इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलार 2 और मोलार 3, तो 2 1 2 3 ऊपर वाले जबड़े में और 2 1 2 3 नीचे वाले जबड़े में, यह फॉर्मूला बनता है यहां पर। ठीक है, तो परफेक्ट आंसर यहां पर जो 7 का आंसर 2 1 2 3, तो परफेक्ट आंसर इज अ बी। परफेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर होगा, जिसके हिसाब से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अपना पूरा ध्यान लगाइए और आंसर यहां पर बताइए कि क्या होगा। यकृत की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह बहुत से कार्यों से संबंधित है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और बहुत सारे कार्यों से संबंधित है। जो सही विकल्प नहीं है उसे चुने, इनमें से कौन सा सही विकल्प इसमें नहीं है? तो सबसे पहला बात, क्या यह कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करवाता है? यह बात जरूरी है क्या? वसा का पाचन करवाता है, पित्त का बनना होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रावण करवाता है? तो हाँ, कुछ हद तक बाकी सब सही है। कार्बोहाइड्रेट का उपापचय मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाता है, ये बात यहां पर थोड़ी सी गलत है। हालांकि गैस्ट्रिन ऑप्शन वाला भी थोड़ा सा पॉइंट जो है वो कमजोर है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में भी हेल्प कर सकता है। गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो हमेशा स्टमक में ही रिलीज होता है, ये भी बात है। इस तरीके से आप अपना आंसर सेट करेंगे और मिलाकर पढ़ेंगे यहां पर। ठीक है, चलो भाई फटाफट फटाफट अपना आंसर बनाइए और आपको थोड़ा सा लग जाइए, जल्दी 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 आप लोगों को आंसर आना चाहिए, लगना चाहिए कि आप अगर कुछ पढ़े हो तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये नीट के क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा जरूरी है इसे पढ़ना, इसलिए ध्यान लगा के पढ़ना है। अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़िए। निम्नलिखित में से सही कथन को चिन्हित करें, इनमें से कौन सा कथन सही है? ध्यान लगाइए कि कौन सा कथन इसमें से सही है। सबसे पहला पार्ट, ट्रिप्सिनोजन, पॉइंट सुनते ही दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हां मैंने इसे पढ़ा है। और अगर क्लिक नहीं कर रहा है तो सोचने की बात यहां पर आती है कि क्या हमने ढंग से नहीं पढ़ा है, क्या हमें वो चीज नहीं मालूम है, ये हमारा फिर विषय बन जाएगा। तो इसलिए जैसे ही कोई क्वेश्चन सुनने में मिले तो आपको लगना चाहिए एटलीस्ट कि पता है, आपको कुछ ने उसके बारे में पढ़ा है। आंसर बने या ना बने वो अलग बात है, लेकिन आपकी तैयारियों में इस शब्द के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर पता है तो ध्यान लगाइए, ट्रिप्सिनोजन एक निष्क्रिय एंजाइम है। क्या यह बात सही है? यह बात सही है, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी एंजाइम के आखिरी में जेन लगा हुआ है, इसका मतलब वो निष्क्रिय एंजाइम है, सक्रिय नहीं। अगले पार्ट में, ट्रिप्सिनोजन आंतरिक म्यूकोसा द्वारा स्त्रावित होता है। जो ट्रिप्सिनोजन हार्मोन है वो आंत्र की म्यूकोसा से स्त्रावित होता है। क्या यह बात सही है? यह आंसर गलत है, क्योंकि ट्रिप्सिनोजन हमेशा रिलीज होता है किससे? किससे रिलीज होता है ट्रिप्सिनोजन? तो ट्रिप्सिनोजन रिलीज होने वाला जो पार्ट है वो हमेशा मतलब अग्नाशय ग्रंथि से रिलीज होता है। कहां से रिलीज होता है? अग्नाशय से। तो अग्नाशय की जो ग्रंथि है वो ट्रिप्सिनोजन से रिलीज होता है। एंटेरोकाइनेज अमाशय द्वारा स्त्रावित होता है, सॉरी अग्नाशय द्वारा, ये सही बात है। एंटेरोकाइनेज वो एंजाइम है जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, तो ये जरूरी है, अग्नाशय से रिलीज होता है, अग्नाशय द्वारा स्त्रावित है एंटेरोकाइनेज। सही कथन को बताना है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, अग्नाशय से नहीं अमाशय से आता है, ठीक है, ये अमाशय वाला भाग है। उसके बाद
पित्त में ट्रिप्सिन होता है, पित्त में ट्रिप्सिन कतई नहीं होता, ये ऑप्शन भी गलत है। परफेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन कि यहां पर जो ट्रिप्सिनोजन है एक सक्रिय एंजाइम है, ठीक है। तो यहां पर ट्रिप्सिनोजन निष्क्रिय एंजाइम है, ये इसका सही आंसर है। ये निष्क्रिय है, सक्रिय नहीं है, ये ऑप्शन यहां पर सही होगा। तो परफेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। इनमें से कौन सा बच्चे का दंत सूत्र है? मैंने बहुत क्रिस्टल क्लियर आपको समझाया है, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहां पर ध्यान लगा सकते हैं। इस पॉइंट को कैसे आंसर बनाएंगे? बच्चे का दंत सूत्र क्या होता है, कौन कौन सा पॉइंट उनमें उपस्थित नहीं होता है, इस बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब कोई बच्चा होता है तो उसका फॉर्मूला होता है 2102। प्री मोलार उनके पास में एब्सेंट होते हैं और मोलार सिर्फ 2 की संख्या में होते हैं, जिसे चवर्णक और अग्र चवर्णक कहते हैं। तो अग्र चवर्णक इनमें अनुपस्थित है और चवर्णक जो है वो 3 की जगह सिर्फ 2 ही उपस्थित हैं। तो 2102 इज अ परफेक्ट फॉर्मूला। ये ऑप्शन सारे गलत हैं, आप इसको 2102 लिखना, ठीक है। इसमें सारे ऑप्शन जो दिए हुए हैं सारे गलत ही ऑप्शन है, आप इसको 2102 ऑप्शन आप ट्रिक करेंगे। ओके, तो 2102 ऑप्शन गलत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ऑप्शंस बनने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। 2102। ओके, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर देखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ में पहुंचते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर कहता है इनमें से सही कथन को चुनो। पहला, हिपेक्टोमी के बाद रुधिर शर्करा का स्तर तेजी से गिरता है। हिपेक्टोमी क्या होता है? हिपैटिक मतलब जो आपकी हिपैटिक ग्रंथि है, जो पित्त से आने वाली लीवर से आने वाली जो पाइप है वो उसका बांध दिया जाए या कट जाए, जम जाए, तो उसे हिपेक्टोमी कहते हैं। तो रुधिर शर्करा का स्तर तेजी से गिरता है, ये सवाल है क्या? आकस्मिकता के समय रुधिर शर्करा का मुख्य स्रोत यकृत का ग्लाइकोजन होता है, क्या ये बात सही है? तो इनमें से ये पहला ऑप्शन है कि रुधिर शर्करा का स्तर तेजी से गिरता है हिपेक्टोमी के बाद में, ये सही ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है। इस तरीके से ये आंसर भी आप लोग यहां पर बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ में जा रहे हैं। अगला और एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको कराने जा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। सबसे पहला पार्ट ये है कि इनमें से मिलान कीजिए। पेप्टिक कोशिका क्या रिलीज करती है? मैंने बताया था पेप्टिक कोशिका का नाम ही चीफ सेल है और इसे ही चीफ सेल होता है, पेप्टिक सेल इसी को कहते हैं। ये रिलीज करता है क्या? प्रो एंजाइम रिलीज करेगा, बिल्कुल सही बात है। प्रो एंजाइम का नाम है पेप्सिनोजन, इस प्रो एंजाइम का नाम है पेप्सिनोजन, तो पेप्सिनोजन रिलीज करता है। बी कोशिका, ऑक्जेंटिक कोशिका, इसका नाम है पेराइटल कोशिका और ये रिलीज करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। स्टमक में बनने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोई रिलीज करता है तो उस कोशिका का नाम है ऑक्जेंटिक कोशिका। 2019 नीट के क्वेश्चन पे ये सवाल पूछा गया था और यदि आप अभी इसको सीरियस लेकर नहीं पढ़ेंगे तो समझ लो कहानी ऐसे पलट जाएगी। तो इसलिए इन चीजों को पढ़ो बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपना ध्यान इसमें आपको लगाना पड़ेगा। गॉबलेट कोशिका कौन सी है? गॉबलेट कोशिका क्या रिलीज करती है? तो इसमें से गॉबलेट कोशिका हमेशा रिलीज करती है श्लेष्मा। तो इस तरह से ये आंसर यहां पर सेट हो जाएंगे। सो उम्मीद है आप लोगों ने ये क्वेश्चन एंजॉय किए होंगे और आपको ये सब चीज समझ में आई होगी। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर में बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। आपको जब कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए आपको डेली 4:20 पे इंतज़ार करना है, कंटिन्यू ज्वाइन करना है 4:20 पे, मैं आपसे डेली मिलूंगा कुछ अच्छे टिप्स, ट्रिक्स और कहानियों के साथ में। तो आप लोग 4:20 पे डेली प्राइम हैप क्लासेस पे बायोलॉजी पढ़ने के लिए आ जाया करें। इसके लिए कोई अगर थंबनेल आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर भी आप उससे ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने कॉन्सेप्ट को परखो, जांचो और देखो, ठीक है, कि क्या आपसे ये चीज बनती है, यस और नो। और अगर नहीं बनती है तो यहां पर पढ़ने की जरूरत है। अगर नहीं बनती है तो जुड़ जाओ मेरे विक्रम ऐप क्लासेस में, जाओ और वहां पे बेसिक स्टडी अगर आपको करनी है तो वहां पर पहुंचो। जिन भी बच्चों को मैं बार बार कह रहा हूं कि बेसिक स्टडी एकदम 0 लेवल से बायोलॉजी सीखना है, तो विक्रम हैप क्लासेस में हमने 11th और 12th और नीट के लिए क्लास स्टार्ट की हुई है। एकदम बेसिक से क्लासेस चल रही है, वहां पर आप उसे ज्वाइन करें और जाकर पढ़ाई का मजा लें, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा। कल 4:20 पे प्राइम हैप क्लासेस पे फिर से हम कुछ क्वेश्चंस के सीरीज लेकर आएंगे और कल आज से ज्यादा क्वेश्चन कल हम करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।